नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 28 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज़ है गीतांजलि श्री का नोवेल जिसका नाम है रेत समाधि, जो कि हिंदी में लिखा हुआ था, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन उसको अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। तो ये अपने आप में पहली ऐसी कृति है या फिर क्रिएशन है किसी इंडियन राइटर की इंडियन लैंग्वेज में जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर के इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीत पाई है। ठीक है, तो रेत समाधि हिंदी हो गया, इसी का इंग्लिश वर्जन जो है वो है टॉम्ब ऑफ सैंड, और ये लॉन्च हो गया था इंग्लिश में। ठीक है ना, तो बेसिकली 2018 में तो रेत समाधि आई थी हिंदी में, फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया टॉम्ब ऑफ सैंड 2021 में। ठीक है, और आप देख सकते हो ये जो ट्रांसलेशन है ये किसने किया, गीतांजलि श्री का ये जो बुक है रेत समाधि, इसका डेजी रॉकवेल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें देखनी थी, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। इसके आगे अगर देखें, लद्दाख रीजन में शॉक रिवर के पास में देखो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी शॉक रिवर। ठीक है ना, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहीं पर एक एरिया है, वहाँ पर आर्मी का पूरा एक जत्था जा रहा था जिसमें एक जो व्हीकल है वो स्लिप होकर के नीचे गिर गया है ना, राइट। तो उसकी वजह से शॉक रिवर में गिरने की वजह से 7 सोल्जर्स की डेथ हो जाती है और 19 अदर्स हैं वो इंजर्ड हैं। तो ऐसे में शॉक रिवर जो है वो, ये ध्यान रख लेना, इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और वैसे इंडस का नेटवर्क मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, मैपिंग वाला जो हमारा एक सीरीज़ स्टार्ट किया था पहले बीच में, तो उसमें इंडस हमारा कवर्ड है, तो वहाँ वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो इन्वर्टेड राइफल और उस पर जो हेलमेट लगा हुआ था इंडिया गेट पे, उसको भी देखो नेशनल मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है। पहले तो यहाँ पर जो फ्लेम थी, ठीक है, एटर्नल फ्लेम, ठीक है, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और अब जो है यहाँ पर इन्वर्टेड राइफल और उस पर जो कैप लगी रहती थी सोल्जर्स के लिए, है ना, तो उसको भी अभी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, जो कि यहाँ से इंडिया गेट से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ये 100-150 मीटर की डिस्टेंस पे लोकेटेड है, वहाँ पर ये इन्वर्टेड राइफ़ल और वो कैप है, वो हेलमेट, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। ये हेलमेट और ये इन्वर्टेड राइफ़ल क्या शो करता है, 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में हमारे सोल्जर्स ने जो वॉरियरशिप दिखाई थी ना, उसका एक सिंबल है। ठीक है, तो इंडिया गेट से ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया, नेशनल वॉर मेमोरियल में। इसके पहले अमर जवान ज्योति को भी रिपब्लिक डे के जस्ट पहले ही, इसी रिपब्लिक डे के जस्ट पहले भी ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, अमर जवान ज्योति जो कि पिछले 50 सालों से लगातार इस इंडिया गेट के नीचे जल रही थी, ठीक है ना, तो उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कहाँ पे, नेशनल वॉर मेमोरियल। ठीक है, तो अमर जवान ज्योति किसको रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे जो सोल्जर्स की शहादत थी उसके लिए। ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सोल्जर्स की ब्रेवरी को शो करने के लिए तो क्या है, अमर जवान ज्योति, और दूसरा क्या था, इन्वर्टेड राइफल और उस पर लगी हुई हेलमेट, उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया नेशनल वॉर मेमोरियल में, जो रिप्रेजेंट करती है किसको, 1971 में जो हमारे सोल्जर्स ने अपनी जो कहते हैं ना कि अपनी ब्रेवरी दिखाई थी बांग्लादेश को लिबरेट कराने में, जिसमें पाकिस्तान को हमने हराया था। ठीक है, तो दोनों का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया नेशनल वॉर मेमोरियल में। ठीक है, आगे चलते हैं। और नेशनल वॉर मेमोरियल क्या है, ये इस पे आप रीडिंग मार सकते हो। अब हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे। यहाँ पर देखो, नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज़, ये जो सेंटर है ये ओपन किया जा चुका है पुणे में। ठीक है, तो इसका क्या काम होगा वो थोड़ा हम समझते हैं। तो नाम आप समझ गए, NFGFHD, दैट मीन्स नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज़। ये इनॉग्रेट किया गया पुणे में, महाराष्ट्र में। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो कि धर्मेंद्र प्रधान है, उनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया। सेटअप किसने किया है, ये सेटअप कहाँ पे किया गया है, पुणे में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च है वहाँ पर। बनाया किसके द्वारा गया है, IISER पुणे, और सपोर्ट मिला है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। कॉस्टिंग कितनी लगी है, 45 करोड़ रुपए तक की, और ये अपने आप में हमारे देश में अपने तरीके की ये पहली फैसिलिटी होगी जो इतने बड़े टाइम पर, इतने बड़े स्केल पर काम किया जा रहा है ना। इसमें देखो काम क्या है, देखो जब भी हम कोई भी डिजीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, जब भी कोई भी नया कोई वेरिएंट आ रहा है, मान लो कोई भी डिजीज़ का, तो उससे रिसर्च करना है, कोई वैक्सीन बनाना है, कोई ड्रग बनानी है, तो उनके ट्रायल किए जाते हैं ना।
तो ट्रायल के लिए चाहिए होते हैं मॉडल एनिमल्स। मॉडल एनिमल का मतलब डिजाइंड एनिमल्स, जो कि ह्यूमन बीइंग वाले जो सिम्टम्स हैं या फिर जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो रखें अपने पास में, कम से कम मोर और लेस सेम सा, जिससे कि फिर उन जानवरों पे, चाहे वो रैट्स हो सकते हैं, माइस हो सकते हैं, रैबिट्स हो सकते हैं, तो उन पे क्या किया जा सकता है, उन ड्रग्स का और उन बीमारियों का अच्छे से रिसर्च करना पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो नॉर्मल रैबिट, माइस या फिर जो भी रैट्स हैं, उनमें क्या किया जाता है, जीन एडिटिंग के बेसिस पे कुछ ऐसा आर्टिफिशियल जीन ऐड कर दिया जाता है जिससे कि उन जीन्स का रिएक्शन किसी भी ड्रग के लिए इक्वल, मतलब एग्जैक्टली वैसा ही हो जैसा कि एक ह्यूमन बीइंग का होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो एनिमल मॉडल तैयार करने की जरूरत होती है। तो वो एनिमल मॉडल तैयार करने के लिए ये सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जिससे कि कोई भी डिजीज, चाहे फिर वो कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, उनसे संबंधित रिसर्च करने में प्रॉब्लम नहीं आए। जरूरत क्यों है, देखो आजकल जानवरों से फैलने वाली बीमारियां बहुत हो गई हैं। ह्यूमन हेल्थ पे कोविड देख लो, मंकी पॉक्स की अभी हम बात करेंगे, ये देख लो। तो ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि एनिमल्स से ह्यूमन तक पहुंची हैं। तो ऐसे में हमें फिजियोलॉजिकल एविडेंस और मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डिजीज को स्टडी करने के लिए, और उस डिजीज को स्टडी करने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए ज़रूरत होती है किसकी, मॉडल एनिमल्स की। और वो मॉडल एनिमल क्या होता है, नॉर्मल एनिमल्स होते हैं, उनमें जीन एडिटिंग कर दी जाती है, किस मेथड के बेसिस पे, CRISPR-Cas9 सिस्टम के बेसिस पे। ठीक है, जीन आपको पता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखने वाला पूरा एक जंजाल होता है जबरदस्त हमारी बॉडी का। ठीक है जी, उसमें क्या किया जाता है, जो जीन काम के नहीं है उनको हटा दो, नए जीन ऐड कर दो, आर्टिफिशियल जीन जो है, और फिर उसके हिसाब से मॉडल एनिमल तैयार हो गए। फिर उन मॉडल एनिमल्स को इस पर्टिकुलर जो कैंपस बनाया जा रहा है इसी में रखा जाएगा, ऐसा नहीं कि ओपनली छोड़ दिया, नहीं, केवल वो रिसर्च में काम आते हैं वो। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो स्टेम सेल्स होती है, जैसे एम्ब्रायो होता है ना, जब भी कोई बच्चा अगर तैयार होता है पेट में, ठीक है, जब स्पर्म और एग का जब फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब एक तरीके से मिक्स होता है, तो फिर बच्चा जब डेवलप होता है ना पेट में, वॉम्ब में, तो उस टाइम पर जो एम्ब्रायो बनता है ना, तो एम्ब्रायो की शुरुआती सेल्स बड़ी डायनेमिक होती हैं। तभी तो आप देखो कि कैसे एक माइन्यूट सी डॉट कन्वर्ट हो जाती है पूरी लाइफ में, तो वो स्टेम सेल्स होती हैं, उनका यूज किया जाता है कि कोई भी आप प्रोटोटाइप तैयार कराना चाहो, कोई भी मॉडल तैयार करना चाहो, जिससे कि हम बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड रिसर्च करना चाहें। तो ऐसे में ट्रेडिशनल ट्रांसजेनिक माइस मॉडल तैयार करना है, चूहों के मॉडल तैयार करना है, एम्ब्रायो या स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड, दैट मीन्स कोई एम्ब्रायो है, ठीक है, बच्चे की डेवलप होने की प्री स्टेज, एकदम प्री अर्ली स्टेज, वो है, स्पर्म है, उनको क्रायो प्रिजर्वेशन, दैट मीन्स बहुत ही कम टेम्परेचर पे प्रिजर्व रखने की व्यवस्था, और साथ में यहां पर और क्या होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का भी सिस्टम। सो ओवरऑल देखा जाए तो रिप्रोडक्शन से संबंधित भी यहां पर इंफॉर्मेशन फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, और प्लस जो मॉडल एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी जनरेट किए जाने पॉसिबल हो पाएंगे। तो ये है तरीका यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का, ध्यान रख लेना भाई, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स राइजिंग, व्हाट इज नेक्स्ट। देखो मंकी पॉक्स के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके हैं, तो टू द पॉइंट ही हम बात करेंगे। मंकी पॉक्स वायरस है ना, ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली से स्मॉल पॉक्स का वायरस बिलोंग करता है। ठीक है, जीनस है मंकी पॉक्स वायरस का ऑर्थोपॉक्सी वायरस, ठीक है, और फैमिली है पॉक्स विरिडाई। ओके, ये ध्यान रख लेना भाई। एक तो दूसरी चीज़, अभी जो केसेस दिखे हैं वो नाइजीरिया से जो यूके के सिटीजन थे वो विजिट करके यूके में आए, वहाँ केस मिले हैं, इजराइल में और सिंगापुर में रिसेंटली अगर देखा जाए तो। इसके अलावा अगर फर्स्ट आउटब्रेक की बात करें अफ्रीकन कंट्रीज़ को छोड़ करके, तो फर्स्ट आउटब्रेक 2003 में हुआ था अफ्रीका के बाहर यूएसए में। बाकी तो क्या है, इक्वेटोरियल जो अफ्रीका है ना, वहीं पर ये मंकी पॉक्स के केसेस देखने को मिलते हैं। फिर सवाल ये है कि मंकी पॉक्स को प्रिवेंट करना पॉसिबल हो पाया है, तो देखो मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे 1978 में। तब तो देखो स्मॉल पॉक्स तो ख़त्म कर दिया था, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल पॉक्स तो ख़त्म हो गया था, पर मंकी पॉक्स की अगर बात करें तो मंकी पॉक्स का अभी तक एक भी केस इंडिया में नहीं मिला है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, एक भी केस नहीं मिला है अभी तक अगर हम बात करें मंकी पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स की बात करें, उसको हमने 1978 के बाद में इरेडिकेट कर दिया,
और इनके अलावा हमारे यहाँ पर कौन सी और इसी फैमिली की डिजीज फैलती हैं? एक तो काऊ पॉक्स है, एक बफेलो पॉक्स है, जो कि गायों में और भैंसों में मिलती है और कई बार उनका इन्फेक्शन ह्यूमन में भी देखने को मिलता है। तो मंकी पॉक्स का केस अभी भी इंडिया में एक बार भी नहीं मिला है। सिम्टम्स की बात हम पहले कर चुके हैं। ये स्टेज वाइज अपने हिसाब से सिम्टम्स शो करता है। जैसे 0 से 5 दिन का टाइम है तो शुरुआत में फीवर आएगी, सर दर्द होगा, जो लिम्फ नोड्स हैं, दैट मीन्स जहाँ से भी आप यूँ मानो कि जो लिक्विड हमारी बॉडी से रिलीज होता है वहाँ पर क्या होती है, स्वेलिंग आने लग जाती है, जिनको टॉन्सिल बोलते हैं ना गले में, वो हो गया, अंडर आर्म्स हो गए, जहाँ से स्वेट निकलता है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा पेशेंट को वीकनेस फील होती है, एनर्जी कम फील होती है और टाइम बीतने के साथ में स्किन इरप्शन, हल्के हल्के फोड़े फोड़े ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर 2 दिन के अंदर अंदर। कई बार ऐसे होते हैं रैशेज आ जाते हैं। कई बार पाम, हथेली और जो हमारी जो पगतलियाँ होती है ना, सोल ऑफ फीट, ठीक है, पैरों का नीचे का जो पोर्शन है वहाँ पर भी, फीट के बॉटम पर भी वो फुंसियाँ उठ जाती हैं। कई बार जो है जेनिटल एरिया जो होता है वहाँ पर भी इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे बुरी परिस्थिति तब होती है जब लंग्स और आईज तक ये पहुँच जाता है, ठीक है ना। और हाई रिस्क में कौन रहता है? छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, जिनकी इम्यूनिटी कम है वो पेशेंट्स, और डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं मेनली वो। आ जाओ आगे। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन था, तो क्या मंकी पॉक्स के लिए है? देखो 1980 के टाइम पे स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने के लिए वैक्सीन यूज़ हुआ था जिसका नाम है जाइनियोज, ठीक है। अब जाइनियोज जो है ना वो स्मॉल पॉक्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ था, पर यूएसए के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्या अलाउ कर दिया, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि मंकी पॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 85% तक इफेक्टिव दिखा है। तो ऐसे में मंकी पॉक्स की दवाई है नहीं, स्मॉल पॉक्स की जो दवाइयाँ हैं उन्हीं से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया की तैयारी, देखो भाई बात ऐसी है, ट्रैवल हिस्ट्री चेक की जाती है पूरी अच्छे से, फिर उसके बाद में अभी तक तो केस कोई मिला नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए फिर आपको पता ही है, एक केस अगर आ गया तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि जी ये केस आ गया पेशेंट का, फिर वो डिटेक्ट करेंगे, फिर रिसर्च की जाती है पूरी, ठीक है। देखा जाता है कि कहाँ से ये वेरिएंट आया होगा, ठीक है, और कितना आगे केसेस बढ़ चुके होंगे कांटेक्ट में आने के बाद। वो एग्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट होगा जो कोरोना के टाइम पे हुआ, ठीक है। पर अभी तक कोई केस आया नहीं है मंकी पॉक्स का इंडिया में। नेक्स्ट देखो ये है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी जो 10th क्लास का सिलेबस है ना उसको थोड़ा रिवाइज़ किया है। सोशल साइंस की अगर बात करें टेक्स्ट बुक की, तो उसमें क्या किया गया है कि पुराने जो पोइट्स थे या उनकी क्रिएशंस थी उनको तो एलिमिनेट कर दिया। पोइट तो क्या, सोशल साइंस की हम बात कर रहे हैं, उनके ओपिनियन को तो रिमूव कर दिया और बाकी कुछ नयों को ऐड किया है। बेसिकली एक कमेटी के रिकमेंडेशन बेसिस पे ये काम किया गया। उस कमेटी का नाम हमारे लिए है रिव्यू कमेटी, जो किसने हेड की थी? रोहित चक्रतीर्था ने, ठीक है। रोहित चक्रतीर्था कमेटी के रिकमेंडेशन बेसिस ये कन्नड़ जो मीडियम की जो सोशल साइंस की बुक्स हैं उनमें चेंजेस किए गए हैं, ठीक है ना। बस और बाकी राइटर्स के बारे में बताया हुआ है जो मुझे लगता नहीं इतना इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन आई थी, कल हमने एक छोटी सी ब्रीफिंग ली थी, याद हो तो, कि आर्टिकल 142 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स इशू किए हैं कि सेक्स वर्कर्स के साथ में पुलिस जो है वो सेंसिटाइज्ड मैनर में बिहेव करे, उनके साथ में उनका हरासमेंट ना करे। तो आर्टिकल 142 के तहत ये डायरेक्शन इशू किए गए थे। तो ऐसे में इनका स्टेटस क्या है, ये सिनेरियो क्या है, वो हम समझते हैं पूरा डिटेल में। तो पॉइंट क्या है वो तो आपको समझ में आएगी ना, कि भाई जो भी डायरेक्टिव्स दी जा रही है उनको स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से फॉलो करेगा। क्योंकि चाहे कोई सेक्स वर्कर हो, मजबूरन अगर वो कर रहे हैं तो उस केस में भी उनका आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, तो उस केस में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। सेक्स वर्कर्स जिनको हम नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में प्रोस्टिट्यूट बोल देते हैं, राइट, तो प्रोस्टिट्यूट्स को भी डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए। केस क्या है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स इशू किए हैं? देखो सवाल है 2010 का, अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में, किसके खिलाफ? कोलकाता हाई कोर्ट के एक वर्डिक्ट के खिलाफ। मुद्दा है जुलाई 25, 2007 का, जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक इंडिविजुअल जिसका नाम है बुद्धदेव करमास्कर, ठीक है, करमास्कार, इस इंडिविजुअल ने एक सेक्स वर्कर का मर्डर कर दिया था रेड लाइट एरिया कोलकाता में सितंबर 1999 में, 1999 का मुद्दा है।
तो ये जो बुद्धदेव जी हैं, इन्होंने मर्डर कर दिया। अब मर्डर करने के बाद में केस पहुंच गया कलकत्ता हाई कोर्ट में, और कलकत्ता हाई कोर्ट में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मतलब ताउम्र जेल की सज़ा दे दी। और वो फिर केस के इस वर्डिक्ट के खिलाफ में अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फरवरी 14 2011 को क्या कह दिया कि भाई कर्मस्कार जी आप एक काम करो, जेल में ही रहो। मतलब इनकी जो पिटीशन थी, इनकी जो रिक्वेस्ट थी वो कैंसिल कर दी। और कलकत्ता हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था कि भाई अल्टीमेटली किया तो आपने मर्डर ही है, चाहे वो सेक्स वर्कर ही क्यों ना हो, पर आपको सज़ा तो इसकी मिलेगी। तो इस पॉइंट को यहाँ पर एक्सपेंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटू कॉग्निजेंस ली, क्या खुद से ही इस केस को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको पता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब कि ये कॉमन पब्लिक में प्रॉब्लम है कि सेक्स वर्कर्स के साथ में सही बिहेव नहीं किया जाता है, ठीक है, उनका रिहैबिलिटेशन करने का जो प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के मुद्दे को ही किस में कन्वर्ट कर दिया, पीआईएल में, जिससे कि कैसे भी करके आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ऑफ दीज दीज सेक्स वर्कर्स कैन बी इंश्योर्ड। सिंपल सी बात ये है। अब देखो बात है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फिर देखो 19 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसमें उस टाइम के सीनियर एडवोकेट प्रदीप घोष, इसके अलावा जयंत भूषण और बाकी एनजीओ उषा मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अलावा दरबार महिला समन्वय कमेटी और रोशनी एकेडमी, इन सब के मेंबर्स थे। काम क्या था कि इस मुद्दे पर डायरेक्टिव्स दिए जाए, डायरेक्शन दिए जाएं, जिससे कि, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कानून प्रॉपर नहीं है। अब जब कानून कोई प्रॉपर नहीं होता है तो फिर बाद में जुडिशरी को एक्टिवेट हो जाना पड़ता है, जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको बोलते हैं हम। तो उस केस में जुडिशरी ने जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया कि भाई अगर सरकार कानून बनाने में असफल हो रही है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, तो उस केस में कम से कम हम तो हमारी तरफ से जस्टिस इंश्योर करें लोगों के हाथों में, है कि नहीं। तो ऐसे में इस पैनल को बोला गया कि एक तो आप सूटेबल सजेशन दोगे जिससे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सके, जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको इस तरीके के मतलब एम्प्लॉयमेंट या इस तरीके के काम से बाहर निकाला जा सके, है ना, और उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाए जिससे कि वो नॉर्मल लाइफ जीने की अगर शुरुआत करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और आर्टिकल 21 उनका इंश्योर होना ज़रूरी है। पैनल ने क्या रिकमेंडेशन दी, रिपोर्ट जब सबमिट की तो पैनल ने क्या कहा, सबसे पहली चीज़ जो सेक्स वर्कर्स हैं, क्या आइडेंटिफाई किया कि सेक्स वर्कर्स हैं उनको आइडेंटिटी ही नहीं मिलती है समाज में। समाज तो छोड़ो, सरकार के पास में उनका न तो राशन कार्ड अवेलेबल है, ना वोटर कार्ड अवेलेबल है। ये नहीं होता है तो उनके पास में प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं होता, तो वो अपनी रहने की जगह साबित नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता, सरकार की कोई भी स्कीम आती है। दूसरा, सेक्स वर्कर्स को रिकग्निशन नहीं मिलता है तो उस केस में उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी रिकग्निशन नहीं मिलता है, जिससे कि उनका जो रिहेबिलिटेशन के लिए मान लो सरकार ने कोई स्कीम चला भी दी तो उसका बेनिफिट लेने के लिए तो वो कहीं पे फिर एलिजिबल ही नहीं रह पाते। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी कुछ अगर क्रेडिट दिया जाता है उनको अपनी मतलब सेक्स वर्क को छोड़ करके कुछ और काम करने के लिए, तो उसका बेनिफिट नहीं मिल जाता। तो कमिटी ने क्या बोला कि इन सारे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956 को अमेंड करने की ज़रूरत है। फिर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रिपोर्ट आया, बोला हम इस रिपोर्ट पे ध्यान दे रहे हैं और कंसिडरेशन में है और जल्दी ही हम इसके ऊपर कानून भी ले आएंगे। अभी फिलहाल एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जो कि कमेटी की रिपोर्ट पर फोकस करेगा, एनालाइज करेगा। फिर इसके बाद में कोर्ट ने क्या किया, सितंबर 29, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को सीधा डायरेक्ट कर दिया कि बात ऐसी है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया हुआ है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उनको बिना किसी और आइडेंटिटिकल प्रूफ के ड्राई राशन तो आप अवेलेबल कराओ, कम से कम वो खाना तो 2 टाइम का उनको मिल जाए। और साथ में इसमें सपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज है ना, उनको भी बोल दिया कि आप भी साथ में लगोगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का मेन एम्फेसिस क्या है, कैसे भी करके कंप्लीट जस्टिस मिलनी चाहिए इंडियन टेरिटरी में रहने वाले एक एक इंडिविजुअल को, ठीक है। फिर बात आती है सुप्रीम कोर्ट की जो रिकमेंडेशंस हैं इनको कितना क्या इंप्लीमेंट किया जा चुका है। देखो ये जो एक्ट है ना, इस कौन सा इमोरल ट्रैफिकिंग वाला, इसके अंडर में सर्वे होते हैं टाइम टू टाइम और ये कोशिश की जाती है एक तो उनको अवेयर किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है।
ठीक है जी, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। फिर बात आती है कि कौन से रिकमेंडेशंस है जो कि पैनल के द्वारा रिकमेंड की गई पर अभी तक भी गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। तो वो 4 ऐसे इश्यूज हैं जिन पर अभी भी एक्शन नहीं लिए जा पा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो ये लॉ बनाने की हम बात कर रहे हैं ना इनके लिए, ठीक है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956, इसमें अमेंडमेंट की। तो उसमें एक तो ये है कि सेक्स वर्कर्स के खिलाफ में कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो उस केस में थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा डिलेमा में है कि ये प्रोविज़न रखना चाहिए कि नहीं। दूसरा, जो ऑनर्स हैं या फिर जो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, ठेकेदार, बोलो उन लोगों के साथ में सेक्स वर्कर्स जो इन्वॉल्व हैं उस पर्टिकुलर एक इंसिडेंट में या इवेंट में, तो बोले सेक्स वर्कर्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो इस पर भी गवर्नमेंट थोड़ा सोच रही है। तीसरा, कि कोई भी डिसीजन मेकिंग हो रही है, मान लो प्लान करना है, डिज़ाइन करना है पॉलिसी को और पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, उसमें सेक्स वर्कर्स को इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं, वो चीज़ है, उसमें अभी भी गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले पा रही है। और लास्ट जो चीज़ आ रही है वो कि जो सेक्स वर्कर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या किया जाए। ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही है। बाकी जो रिकमेंडेशन है उनको कंसिडर किया जा रहा है और ये 4 रिकमेंडेशन और कंसिडर हो जाएंगी तो प्रॉपर मैनर में एक कानून बन पाएगा। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कह दिया है कि आपके पास में 6 हफ्तों का टाइम है, अपनी रिकमेंडेशन दे दो कि क्या ये जो पैनल के द्वारा रिकमेंडेशन आई है इनको आप फुलफिल कर रहे हो या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम इकोनॉमी पेज पे आ गए। इकोनॉमी पेज पे जो न्यूज़ है वो देखते हैं। अभी रिसेंटली देखो आप, फरवरी की न्यूज़ अगर आपने देखी हो तो याद आ जाएगा आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया था जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डेटा है, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम उसको बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो बोले वो चीज़ जो थी उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब इश्यूज क्रिएट हो गए थे। तो ऐसे में नया ड्राफ्ट रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, क्योंकि जो पहले जो रिलीज किया गया था उसमें बहुत सारे इश्यूज आ गए थे। तो अब नया ड्राफ्ट क्या है वो देखते हैं। मुद्दा तो क्लियर हो गया। फ्रेश ड्राफ्ट पॉलिसी इशू की है जिसमें क्या है कि जो कंपनीज हैं, कौन सी कंपनीज, जो भी प्राइवेट कंपनी ऑपरेट हो रही है इंडिया में वो, और गवर्नमेंट्स हैं वो नॉन पर्सनल डेटा को स्टार्टअप्स के साथ में शेयर करेंगी, इंडियन रिसर्चर्स को प्रोवाइड करेंगी, जिससे कि एक ऐसा डेटा सेट बन जाए जिस पर रिसर्च करनी पॉसिबल हो सके। ये नॉन पर्सनल डेटा की बात हो रही है, ध्यान रखना, क्योंकि मुद्दा ये भी आया था कि अगर पर्सनल डेटा शेयर किया जाएगा तो एक इंडिविजुअल की प्रिवेसी का वायलेशन होगा, जो कि आर्टिकल 21 का पार्ट है, राइट टू प्रिवेसी के तौर पे। तो नॉन पर्सनल डेटा को शेयर करने की बात की है, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो। अब ये जो नया ड्राफ्ट है इसका नाम क्या है, नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी, जो किसकी जगह रिलीज हुआ है, पहले जो पॉलिसी रिलीज हुई थी उसकी जगह, मतलब वो पहले वाली जीरो हो चुकी है, समझ गए। अब ये नई पॉलिसी रिलीज हुई है, ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट का मतलब कच्चा चिट्ठा, इसका मतलब इसके ऊपर रिकमेंडेशन मांगी जाएगी एक्सपर्ट्स के द्वारा और उन रिकमेंडेशन के बेसिस पे फिर गवर्नमेंट आगे फर्दर एक्शंस ले पाएगी। पर सवाल क्या आ रहा है कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जहां पर हम प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहे हैं कि वो भी नॉन पर्सनल डेटाज है उनको शेयर करे, तो वो ये कह देंगी कि भाई हम भी तो हमारे पास में जो डेटा अवेलेबल उसको अगर फ्रीली अवेलेबल करा देंगे तो उसमें एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू कि भाई हमारे पास में डेटा जो अवेलेबल है वो कितनी मुश्किलों से तो हमारे पास डेटा है, और डेटा आपको पता है न्यू फ्यूल ऑफ इकोनॉमी, राइट। तो उस केस में प्राइवेट कंपनीज जब बोले जल्दी से राजी नहीं होंगी। इसके अलावा प्रीवियस जो पॉलिसी रिलीज हुई थी ना, ड्राफ्ट, जिसका नाम था इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी, उसमें एक प्रोविजन था क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा को सेंट्रल गवर्नमेंट मार्केट में बेच पाएगी। तो इस कंटेंशियस इशू को हटा दिया गया है नई पॉलिसी में, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था कि बोला अब गवर्नमेंट की प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करेगी पैसा कमाने का, इसलिए वो हटा दिया गया था। क्योंकि डेटा कलेक्शन करना गवर्नमेंट के पास में बहुत आसान रहता है, बट हमारे यहाँ पर कोई भी डेटा प्रोटेक्शन के लिए लॉ अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में बोले इस तरीके की प्रोविजन को हटाना पड़ा, हटा दिया गवर्नमेंट ने। फिर आते हैं नए ड्राफ्ट के। नए ड्राफ्ट में और क्या प्रोविजन है, नॉन पर्सनल डेटा शेयर करने की बात की जा रही है। और नॉन पर्सनल डेटा का डेफिनेशन सिंपल सा अगर देखो तो ऐसा डेटा जिससे कि किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ना हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखो कि एसेंस क्या है कि कोई भी लिविंग पर्सन है
उसकी आइडेंटिटी को छुपाया जाए और बाकी उसके अलावा नॉन पर्सनल डेटा जो कि कॉमन अवेलेबल हो किसी के पास में वो पॉसिबल हो सके। वैसे देखा जाए ना तो नॉन पर्सनल डेटा को शेयर करने के लिए इन्फोसिस के को फाउंडर जिनका नाम है क्रिस गोपाल कृष्णन, इनकी लीडरशिप में, इनकी चेयरमैनशिप में कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की थी। तो इन्होंने भी यही कहा था कि कम से कम नॉन पर्सनल डेटा को तो आप इकोनॉमिकली यूज कर सकते हो, इकोनॉमिकल वैल्यूज की हार्नेस की जा सकती है। तो नॉन पर्सनल डेटा को तो अलाउ यहां पर किया जा रहा है इस ड्राफ्ट पॉलिसी में। देखो फाइनल पॉलिसी बनेगी उसके पहले तो कई रिव्यूज आएंगे अभी, ठीक है। फिर आगे देखें ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी का। देखो गवर्नमेंट के पास में डेटा अवेलेबल होता है तो उससे क्या है कि नए स्टार्टअप्स जो भी बन रहे हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसमें आप रिसर्च अच्छे से कर सको। इसके अलावा डेटा लेड रिसर्च, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसको प्रमोट करना, क्योंकि रिसर्च जब अच्छी होगी तभी जाकर के स्टार्टअप्स को भी आउटकम अच्छा मिलेगा, ठीक है। और ये एग्जैक्टली पॉलिसी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी है ना वो सेम मैनर में इंप्लीमेंट करेंगे जैसे एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी करेगी। और डेटा शेयर होगा कौन सा, नॉन पर्सनल डेटा। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स फिक्स होंगे, रूल रेगुलेशंस फिक्स होंगे, उसके लिए एक सेपरेट एंटिटी भी स्टैब्लिश की जा रही है और उस एंटिटी का नाम यहां पर आप देख सकते हो, इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस। जैसे ये ड्राफ्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फाइनल पॉलिसी में, तो ये बॉडी है ना इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस, ये स्टैब्लिश कर दी जाएगी। ये एक तरीके का इंडिया डेटा सेट प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करेगा कि जितना भी डेटा है नॉन पर्सनल डेटा जो शेयर करने की हम बात कर रहे हैं न्यू रिसर्च और स्टार्टअप के साथ में, तो उसकी डिज़ाइन करनी, उसकी मैनेजमेंट को देखना, उनके लिए रूल रेगुलेशन तैयार करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर IDMO जो है वो देखेगा, ठीक है। इसके अलावा एनोनिमाइजेशन का मतलब डेटा को शेयर इस तरीके से किया जाएगा जिससे कि किसी भी पर्सनल जो आइडेंटिटी है किसी भी इंडिविजुअल की वो एक्सपोज ना हो, फिर चाहे वो गवर्नमेंट डेटा हो चाहे फिर प्राइवेट डेटा हो, मतलब डेटा को छुपाना, ये काम भी करेगी IDMO, ठीक है जी। इसके अलावा देखो डेटा सेट का ये हो गया, डेटा सेट इस तरीके से तैयार किया जाएगा जिससे कि वाइब्रेंट, डाइवर्स और लार्ज स्केल डेटाबेस तैयार हो, जिससे कि हमारे यहाँ पर रिसर्च और इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। इसके अलावा यहाँ पे और जो चीज़ें बताई जा रही है वो आप देख सकते हो, एनोनिमाइजेशन हो ही जाएगा प्रिवेसी मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का ये सवाल उठाया जा रहा है कि IDMO कैसे बनेगा, कौन कौन इसके मेंबर्स होंगे, अभी तक ये क्लियर नहीं किया है। दूसरा, डेटा सेट आप तैयार करोगे तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी ना, उसके बारे में बोला कोई क्लैरिटी नहीं है अभी ड्राफ्ट पॉलिसी में। और ये चीज़ ऑलरेडी बताई दी कि प्राइवेट कंपनीज रिलेक्टेंट होंगी डेटा शेयर करने को लेकर के। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहेंगी कि भाई कैसे जैसे करके हमने इतना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, वो डेटा हमारे पास में इकट्ठा हुआ है, वो हम ऐसे फ्री फंड में ही कैसे किसी के साथ शेयर करें। तो देखो बात ऐसी है, ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, ठीक है। फाइनल होगा तब तक बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तो फिलहाल तो ये पॉलिसी का स्टेटस है। आगे चलते हैं। इसके आगे एक न्यूज़ और है कि इंडिया में जो इंटरनेशनल कंपनीज ऑपरेट कर रही है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, तो उन कंपनीज का ये कहना है कि इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है और उन्होंने लेटर लिख दिया CERT-in को। देखो मुद्दा क्या है, अभी प्रीवियस हमने हफ्ते में बात की थी कि CERT-in के द्वारा एक मतलब गाइडलाइन इशू किया, नोटिफिकेशन इशू किया गया है कि अगर किसी भी कंपनी को ये डिटेक्ट होता है कि साइबर अटैक हुआ है तो वो 6 घंटे के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर देगी, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर मुद्दा क्या आ रहा है कि बोला 6 घंटे नहीं, हमें 72 घंटे का टाइम दो। इसके अलावा दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वाला जो इशू हमने डिस्कस किया था, जिसमें ये था कि VPN जो है वो अपने पास में यूजर्स का डेटा जो है वो कम से कम 5 साल तक स्टोर करके रखेंगे। तो ऐसे में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कंपनीज है वो भी इस चीज़ को लेकर के ऑब्जेक्शन कर रही हैं। तो ऐसे में ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, फेसबुक, गूगल, एप्पल, अमेज़ॉन, ये सब ने ऑब्जेक्शन किया है कि बोला इस तरीके के अगर नॉर्म्स आप इशू करोगे तो हमारे लिए मुश्किलें हो जाएंगी काम करने की। तो ऐसे में CERT-in के बारे में थोड़ा सा UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना। तो डिस्कशन में जो भी था वो हमने डिटेल में देख लिया। थैंक यू वेरी मच।